Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्कर नैन और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर ठीक है हमारे पास जो 14 था रिप्रोडक्शन हम उसको आगे कवर करेंगे। हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर उस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर हमने ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन तक देखा। तो आए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है हमारे पास है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको देखें। पोलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये आपके पास ये जो हमने कल पढ़ा था, ये हमारे पास फिलामेंट है, फिलामेंट का एंथर, इन दोनों को मिलाकर हम स्टेमन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स का किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होना, इसे हम पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर देखें अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, एक को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक फ्लावर के एंथर से उसी एक फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक फ्लावर है, इस फ्लावर के हमारे पास एंथर है। ठीक है, इससे फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर इस फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस पोलिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा, इसकी दो टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जो है वो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जबकि हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन जो है वो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट, ठीक है, टू द फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब स्पीशीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मटर के पौधे की पोलिनेशन हो रही है और वो लेडी फिंगर, ठीक है, किसी और प्लांट के साथ जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मटर का पौधा जो है क्रॉस फर्टिलाइज होगा तो मटर के पौधे के साथ ही होगा। ठीक है, अब क्रॉस पोलिनेशन करवाते कौन है, विंड है, वाटर करवाते हैं, बीज करवाते हैं, मक्खियाँ, परिंदे, चमगादड़ और दूसरे एनिमल्स इसको करवाते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मैन। हम भी जो है वो हम भी क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, पोलन ग्रेन्स को यहाँ से ले जाकर वहाँ पर गिरा देते हैं। ठीक है, सेल्फ जो क्रॉस पोलिनेशन है ये हम एज अ मैन हम भी करवाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे पास ये अडेप्टेशन है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो पोलिनेशन है वो इंसेक्ट्स करवाते हैं, और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स हैं हमारे पास जिसमें जो पोलिनेशन है वो हवा करवाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स उनका साइज आमतौर पर बड़ा होता है क्योंकि उनके ऊपर आकर इंसेक्ट्स ने उनके ऊपर आकर बैठना होता है। ठीक है, जबकि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स उनका साइज आमतौर पर स्मॉल होता है। अब जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं हमारे पास, ठीक है, अब चूंकि वहाँ पर इंसेक्ट ने उनके ऊपर नहीं आना तो उनका जो कलर है, उनके पत्तियों का कलर वो डल भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, उनके पत्तियों का कलर डल होता है, ग्रीन होता है। जबकि जो विंड इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, ऐसे फ्लावर्स जिनके ऊपर आकर हशरात ने बैठना है, हशरात उसके पास तभी आएंगे जब उसका कलर जो है वो ब्राइट होगा, उसके पास कोई अट्रैक्शन होगी खींचने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कलर जो है उसका कलर जो है वो ब्राइट होता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स का, जबकि जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनका कलर हमारे पास डल या फिर ग्रीन होता है। देखें अगर आप इसका साइज देखें, आमतौर पर बड़े होते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया यहाँ पे इंसेक्ट ने आके नहीं बैठना, यहाँ पे बैठना होता है। ये ब्राइट कलर होते हैं, ग्रीन या डल इन कलर होते हैं। नेक्टर कहते हैं रस को। ठीक है, ये इंसेक्ट्स को लालच के लिए नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ये नेक्टर जो है प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, फ्लोरल अरेंजमेंट देखें, पत्तियों के अगर आप अरेंजमेंट देखें तो ये जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं इनके पत्तियों की अरेंजमेंट ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, फ्लावर फेस अपवर्ड्स। जबकि अगर आप विंड पोलिनेटेड फ्लावर देखें तो इनके पत्तियों की जो अरेंजमेंट होती है नीचे की तरफ होती है। जो इनके फ्लावर्स हैं वो नीचे लटकते हैं। क्यों? क्योंकि जब फ्लावर्स नीचे लटकेगा तो उससे पोलिनेशन जो है, उससे जो पोलन ग्रेन्स जब गिरेंगे तो हवा के साथ उड़कर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन हमारे पास इस केस में आसान हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टेमन और स्टिग्मास देखें। हमारे पास जो इसके स्टेमन और स्टिग्मा है, ठीक है, इनक्लोज इन साइड रिंग ऑफ पेटल्स। स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास यहाँ पे इसके स्टेमन और स्टिग्मा मौजूद होते हैं, इसके गिर्द हमारे पास पेटल की एक पूरी लेयर होती है। ठीक है, जबकि हमारे पास क्या है, हैंग आउट ऑफ पेटल, इसके पेटल ऊपर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये इसके जो स्टिग्मा है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास इसके जो एंथर हैं, ठीक है, जो स्टेमन्स हैं वो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि जब वो लटकेंगे तभी तो अच्छी तरह हवा उनके अंदर से गुजरेगी और पोलन ग्रेन्स को लेकर जाएगी। ठीक है, उसके बाद पोलन ग्रेन्स देखें, यहाँ आमतौर पर छोटे कम तादाद में बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा तादाद में बनते हैं क्योंकि जब हवा के जरिए पोलिनेशन होती है तो लाजिम नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स है वो हवा में कहीं और बिखर जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो लार्ज अमाउंट में बनते हैं और स्मूथ होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स हैं वो कम तादाद में बनते हैं लेकिन स्टिकी होते हैं और भारी होते हैं, वजनी होते हैं, स्टिकी चिपकने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठते हैं उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसका स्टिग्मा देखें, पिन हेड शेप होता है विद नो ब्रांचेस। पिन हेड शेप का मतलब है इस तरह पेन की शेप होती है इस तरह, और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। जबकि जो फिदरी ब्रांचेस हैं, इसकी फिदरी ब्रांचेस होती हैं पोलन को कैच करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरह से ब्रांचेस होती हैं इसके पोलन, इस तरह से। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये है, ठीक है, और इसकी इस तरह से ब्रांचेस हुई होती हैं। यहाँ पर ये एक दूसरा हमारे पास इस तरह से ना, एक इसके साथ एक और अटैच, अब यहाँ पर जो है वो इस तरह से एक और अटैच है। ठीक है, अभी इसके जो हमारे पास स्टिग्मास हैं हमारे पास इस तरह से इसकी पोलिनेशन हुई होती है। देखें यहाँ से भी अटैच होते हैं और कुछ जो हैं वो यहाँ से इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आप ये समझ लें इनके स्टिग्मा जो है इसकी ब्रांचेस इस तरह से हुई है। ठीक है,
क्यों अटैच है, ताकि यहाँ पे पोलन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर सके। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी ये यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, एग्जांपल्स बताएं आप इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के और मिंट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ज़्यादातर बच्चों के एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, तो आपने इनको गलत नहीं करना। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के आपने एग्जांपल ध्यान में रखनी है, बटर कप है, रोज़ है, वॉल फ्लावर है और सनफ्लावर है। ठीक है, अब मेरे साथ इसको 3-4 मिनट में पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। बटर कप, रोज़, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर। बटर कप, रोज़, वॉल फ्लावर और सनफ्लावर। ठीक है, इस तरह हम जब नीचे पढ़ेंगे ग्रासेस, ठीक, ग्रासेस देखें, हैज़ल, विलो और कॉर्न। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं ग्रासेस, हैज़ल, विलो और कॉर्न। ग्रासेस, हैज़ल, विलो और कॉर्न। बटरकप, रोज, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जांपल हैं, जबकि ग्रासेस, हैज़ल, विलो और कॉर्न जो है वो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के एग्जांपल हैं। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हमारे पास एक डेफिनेशन है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, कार्प कहते हैं फ्रूट को, पार्थिनो कहते हैं फॉल्स को। ठीक है, हमने देखा हमारे पास जो फ्रूट है हमारे पास वो तब बनता है जब हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन के बगैर भी हमारे पास जो है वो फ्रूट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। कुछ प्लांट्स में ओवरीज जो है वो डेवलप कर जाते हैं फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल। समझ आ रही है? वहाँ पर उसके ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जिस स्पर्म में वो एग और फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ नहीं मिलते जाकर। ठीक है, जो प्रोसेस है इसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, बगैर बीज वाले फल बनते हैं। मिसाल के तौर पर बनाना हो गया और सीडलेस वैरायटी हो गई ग्रेप्स के, अंगूरों के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये आपने इसको ज़हन में रखना है, आपसे पेपर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो आपने क्या एक डेफिनेशन लिखकर इनके डेफिनेशन और एग्जांपल बता देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास स्ट्रक्चर है सीड का। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर मैंने सीड का आपको पहले बताया था। हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये मैंगो है, हमारे पास एक फ्रूट है। ठीक है, इस मैंगो के अंदर हमारे पास इसके दरम्यान में हमारे पास इस तरह से एक सीड होगा अवेलेबल। ठीक है, अब इस सीड के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस सीड के अंदर हमारे पास जो है वो एक एंडोस्पर्म टिश्यू होगा। एंडोस्पर्म टिश्यू क्या होगा, वो असल में पौधे की खुराक होगी। ठीक है, वो जो बीज है ना उसके अंदर एम्ब्रियो जो है उसकी क्या होगी, खुराक होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो है वो एक हिस्सा इसका एम्ब्रियो है। ठीक है, अगर हम इसको अब लेबल करते हैं अगर, ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास जो बाहर वाला है ये इसका फ्रूट है। ठीक है, अभी जो इसकी दीवार है इसको हम कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड कॉट। ठीक है, और जो इसके अंदर ग्रीन कलर का हिस्सा इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो। और ये जो है ये एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फ्रूट है ये किससे डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था ओवरी से। ऐसे कि मैंने आपको पहले बताया था एमसीक्यूज से। एम्ब्रियो डेवलप हुआ था जाइगोट से, किससे डेवलप हुआ था, जाइगोट से। ठीक है, सीड कोट किससे डेवलप हुआ था, ओव्यूल से। किससे डेवलप हुआ था, ओव्यूल से डेवलप हुआ था सीड कोट। और जो एंडोस्पर्म टिश्यू था ये डेवलप हुआ था एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सीड बहुत आसान है। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ ताकि हम इसको थ्योरी को जो है वो आराम से हम इसको पढ़ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट, अब यहाँ से आपसे पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का स्ट्रक्चर लिखें, तो आपने यहाँ से लिखकर यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, आपने इसको लिखना है। देखिए यहाँ पर एंजियोस्पर्म सीड्स जो हैं वो 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है एम्ब्रियो। ठीक है, जो कि किससे बनता है, जाइगोट से बनता है। मैंने आपको अभी बताया एंडोस्पर्म टिश्यू किससे बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है। और सीड कोट जो कि किससे बनता है, वॉल ऑफ ओव्यूल से। वॉल ऑफ ओव्यूल को हम इंटेग्यूमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये आपसे जब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, तो आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड में आपने ये लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये जो सीड कोट है ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सीड कोट जो है ये इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है। ठीक है, जो कि ओव्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया ये। ठीक है, सीड कोट को टेस्टा भी कहते हैं, इसे इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हमारे बीच के बाद जो दीवार होती है उसे सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। ठीक है, सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो ओव्यूल के बाहर जो दीवार होती थी ना, ओव्यूल के बाहर, उसे ओव्यूल वॉल या इंटेग्यूमेंट कहते थे। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। ओवरी के अंदर हमारे पास ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल की जो दीवार है ना हमारे पास, इसे हम ओव्यूल वॉल या फिर इंटेग्यूमेंट का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, इंटेग्यूमेंट का, ओव्यूल वॉल या फिर इंटेग्यूमेंट का। ठीक है, अब जब ये बन गया हमारे पास, इससे हमारे पास लेट्स सपोज एक फ्रूट बन गया है। क्या बन गया, फ्रूट बन गया है। हमारे पास ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो गया है सीड कोट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सीड कोट में। तो अब ये जो सीड कोट है, इस सीड कोट को हम टेस्टा का नाम भी देते हैं। समझ आ रही है? तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इंटेग्यूमेंट और टेस्टा है, सीड कोट वगैरह। अब जब अभी बीज बना नहीं है, अभी ओव्यूल है, ये ओव्यूल की दीवार को इंटेग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन जब बीज बन जाता है तो उसी सीड कोट को, उसी जिसे सीड कोट कहते हैं, उसी टेस्टा का नाम देते हैं। ठीक है, अब वो पेपर की तरह थिन भी हो सकता है जिस तरह पीनट मूंगफली के केस में होता है, और थिक भी हो सकता है जिस तरह कोकोनट का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सीड कोट का फंक्शन क्या है, सीड कोट जो है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, अब जो सीड कोट के अंदर हमारे पास वो जो एम्ब्रियो मौजूद है ना, छोटा सा ग्रीन कलर का, उससे मैकेनिकल इंजरी मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होने देता, कोई चोट नहीं लगने देता, और उससे ड्राइंग आउट, उससे खुश्की से बचाता है। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज हाइलम। ठीक है, हाइलम क्या होता है हमारे पास, देयर इज अ स्कार ऑन सीड कोट। हमारे पास जो सीड कोट है ना, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा स्कार होता है। ठीक है, डिप्रेशन, जब देखें ना ये फ्रूट है हमारे पास,
अभी जो फ्रूट है ना हमारे पास, इसके साथ सीड जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमारे पास सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा स्कार होता है, एक डिप्रेशन होता है, जहाँ पे जो फ्रूट है ना इसके अंदर इंबेडेड हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, जिससे जो ये जो सीड है हमारे पास फ्रूट के साथ अटैच होता है। इस स्कार को हम नाम देते हैं हाइलम का। किसका नाम देते हैं? हाइलम। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइलम बताएं, हाइलम क्या होता है, ठीक है, और हिल्लस, हाइलम और हिल्लस में फ़र्क करें। अब स्टूडेंट्स हिल्लस क्या होता है, ठीक है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मैं आपको इसका बता देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर हमने स्टडी किया था 11 होम्योस्टेसिस, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने मुझे इन दोनों का फ़र्क करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होता है। जैसे सीड कोट के ऊपर स्कार होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और हाइलम का फंक्शन क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ पर जो सीड है वो ओवरीवाल फ्रूट के साथ अटैच होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपकी हाइलम की डेफिनेशन थी। अब स्टूडेंट्स जो है हम आगे देखते हैं। हमारे हाइलम की डेफिनेशन के बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो हमारे पास है माइक्रोपाइल की। किसकी डेफिनेशन है? माइक्रोपाइल। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो, जहाँ से जब पोलन ट्यूब इस तरह से आती थी, पोलन ट्यूब यहाँ से होकर इस तरह से, ठीक है, यहाँ से इसके अंदर एंटर होती थी, ठीक है। तो ओव्यूल के नीचे से ना एक सुराग होता है जहाँ से पोलन ट्यूब है जो यहाँ पे एंटर होती है और अपने दो स्पर्म्स को यहाँ पे रिलीज कर देती है, ठीक है। तो ये जो सुराग होता था ना जहाँ से ये पोलन ट्यूब एंटर होती थी, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो जब एक बीज बन जाता है तब भी हमारे पास उसके पास एक छोटा सा सुराग रह जाता है उसके सीड कोट के अंदर। जिस तरह ओव्यूल की दीवार इंटेगुमेंट के अंदर एक छोटा सा सुराग था, इस तरह सीड कोट या टेस्टा के अंदर एक छोटा सा सुराग रह जाता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल का नाम देते हैं। माइक्रोपाइल ये वही ओपनिंग है, वही जगह है जहाँ से हमारे पास जो पोलन ट्यूब थी ओव्यूल के अंदर एंटर हुई थी, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है, जब इसको बीज को ज़मीन में बोते हैं तो ज़मीन के अंदर से जो पानी को जज़ब करता है, जज़ब करने का काम जो है वो हमारे पास कौन करता है? वो माइक्रोपाइल करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जब हम बीज को ज़मीन में बोते हैं, ठीक है, हम तो उससे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक को हम कहते हैं प्लूम्यूल, एक को हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, ठीक है। हमारे पास वो कहते हैं एम्ब्रियो है वो एक्चुअली एक इमेच्योर प्लांट है, मतलब अभी मेच्योर प्लांट नहीं हुआ, एक छोटा जो है बीज बन रहा है अभी, ठीक है, अभी पौधा बन रहा है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास एक बीज था, हमने इसको ज़मीन में बो दिया। बीज के नीचे से हमारे पास ना दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं यहाँ पर इस तरह। एक नीचे की तरफ छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम नाम देते हैं रेडिकल का, इसका नाम देते हैं रेडिकल। और इसी तरह बीज के ऊपर से हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम नाम देते हैं, ठीक है, यहाँ पर बीज के ऊपर से एक स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम नाम देते हैं प्लूम्यूल का। किसका नाम देते हैं? प्लूम्यूल का नाम देते हैं। अभी जो रेडिकल है डेवलप हो जाती है रूट के अंदर, और जो प्लूम्यूल है ये डेवलप हो जाता है शूट के अंदर, तने के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली जो है वो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। वो कहता है कि रेडिकल जो है वो एम्ब्रियो, ठीक है, रेडिकल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो बीज के अंदर जो एम्ब्रियो मौजूद है उससे हमारे पास जो रेडिकल निकलती है वो डेवलप हो जाती है नई रूट के अंदर, जबकि जो प्लूम्यूल निकलती है वो डेवलप हो जाती है शूट के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोटिलेडन है हमारे पास, होता क्या है, मैं यहाँ पे अगर दोबारा ड्रॉ करूँ, हमारे पास नीचे एक बीज है, बीज से ऊपर छोटा सा निकलता है ना हमारे पास एम्ब्रियो निकलता है, तो यहाँ पर इसके ना कुछ छोटे छोटे टिनी लीव्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियो, और फिर ऊपर शूट बनती है। ये जो टिनी लीव्स है ना हमारे पास, इसे हम कोटिलेडन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? कोटिलेडन्स का नाम देते हैं। छोटे छोटे से लीव्स बनते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीड लीव्स भी जिसे कहते हैं, ठीक है। ये कोटिलेडन्स का हम इसे नाम देते हैं, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे, कोटिलेडन्स का जिक्र आगे आएगा, ठीक है। रेडिकल और प्लूम्यूल की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स। मैं इसको अगर यहाँ पे कोटिलेडन्स का ऊपर फिर जिक्र आ गया है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे इसको रेज करके मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा ब्रीफ अच्छी तरह से इसको ड्रॉ करूँ अगर, ठीक है तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हमारे पास लेट्स सपोज, ठीक है, ये हमारे पास ज़मीन है, ज़मीन के यहाँ पे हमने जो है वो बीज को बो दिया, इसके नीचे से निकली रेडिकल, रेडिकल ने रूट्स बना दी, इसके ऊपर छोटी सी अभी डंडी निकलती है प्लूम, यहाँ पर हमारे पास ना इस तरह से हमारे पास टेनी लीव्स बन जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं कोटिलेडन्स। क्या कहते हैं? कोटिलेडन। और कोटिलेडन्स के ऊपर फिर शूट बनती है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो पत्ते वगैरह जो हैं वो फिर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यहाँ पे देखें अगर आप लोग, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कोटिलेडन्स। ये क्या है? कोटिलेडन्स हैं। अब कोटिलेडन से ऊपर वाले तने का जो हिस्सा है ना, ये कोटिलेडन के ऊपर है, इसे हम नाम देते हैं एपिकोटाइल। किसका नाम देते हैं? एपिकोटाइल। और जो कोटिलेडन के नीचे है तने का हिस्सा, इसे हम नाम देते हैं हाइपोकोटाइल। किसका नाम देते हैं? हाइपोकोटाइल का नाम देते हैं। समझ आ रही है? तो आपने इसको ज़हन में रखना है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में क्या फ़र्क होता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको यहीं तक करना है, इसको अच्छी तरह से, ये आपसे डिफरेंस जो है पेपर में पूछा जाता है, और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड लिखें तो आपने सारी डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, हमने पढ़ा था हमारे पास जो एक बीज होता था, ठीक है, एक जो बीज था, मैं यहाँ पर दोबारा ड्रॉ करूँ, एक बीज के अंदर एक छोटा सा हमारे पास एम्ब्रियो होता था, ठीक है, जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप कर, यहाँ पे हमारे पास होता था एंडोस्पर्म टिश्यू, जिससे हम कहते थे हमारे पास एम्ब्रियो की खुराक है। जो असल में एंडोस्पर्म टिश्यू होता है ना, ये हमारे पास फूड होती है, उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स का ज़ख़ीरा होता है, ठीक है, और यही न्यूट्रिएंट्स का ज़ख़ीरा जो है इसे हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर
सरसों के बीज से तेल निकलते हैं। वो ऑयल कहाँ से निकलता है? वो ऑयल जो है वो उसके अंदर लिपिड्स होते हैं, जो लिपिड्स उसके यहाँ पर एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। गंदम के अंदर से स्टार्च निकलती है, ग्लूकोज निकलती है। वो ग्लूकोज क्या है? वो उसकी खुराक है उसके एम्ब्रियो का, ठीक है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। सीड के अंदर एक स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक ज़खीरा होता है सीडलिंग के लिए, ठीक है। डैट विल ग्रो इन एम्ब्रियो, ठीक है, जो कि ठीक है, डैट विल ग्रो फ्रॉम एम्ब्रियो, जो कि एम्ब्रियो से ग्रो करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में वो जो स्टोर्ड फूड है वो ड्राइव होती है एंडोस्पर्म टिश्यू से, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। अभी जो टिश्यू है ये रिच होता है, ऑयल के अंदर भी रिच हो सकता है, जिस तरह जो तेल होते हैं, तेल निकालने वाले पौधे, बादाम जिस तरह से, ठीक है। और प्रोटीन से भी रिच हो सकता है, जिस तरह दालें वगैरह हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो ये आपने इसको जहन में रखना है। ये आपने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, नीचे वाले एमसीक्यूज हैं, आपने यहाँ से इनको अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास जो डेफिनेशन है हमारे पास वो सीड जर्मिनेशन की डेफिनेशन है। सीड जर्मिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। स्टूडेंट, सीड जर्मिनेशन क्या है? अगर मैं आपको इसका सिंपल सा बताऊं, जब एक बीज है ना, जो हम जर्मिनेशन हम कहते हैं, एक बीज है ना जो सीड से सीडलिंग बनने का जो अमल है, सीड से सीडलिंग बनने का जो अमल है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा जो कि बीज से निकलता है। मिसाल को बीज है और इससे हमारे पास इस तरह से यहाँ पर कोटिलाइडन्स निकले और यहाँ पर हमारे पास इस तरह से एक छोटा सा पौधा बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास सीडलिंग है। अब ये कैसे बनता है हमारे पास? सबसे पहले एक बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो आपको पता है उस बीज के अंदर एक छोटा सा सुराग होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। वो माइक्रोपाइल असल में वही सुराग था जिससे पोलन ट्यूब जो थी उसके अंदर एंटर हुई थी, ठीक है। जब वो जो माइक्रोपाइल जो है, जब उसको ज़मीन में बोया जाता है और उसको पानी वगैरह दिया जाता है, तो पानी जो है उस माइक्रोपाइल के जरिए बीज के अंदर एंटर होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो बीज है ना वो इम्बाइब कर लेता है, पानी को इम्बाइब कर लेता है, जज़ब कर लेता है और अपने साइज़ को बढ़ा लेते हैं। जिस तरह अगर आप देखें सफ़ेद चनों को पानी के अंदर भिगोए तो वो अपने साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्बाइबिशन, पानी को जज़ब करना और पानी के अंदर हल भी ना होना, ठीक है। ये जो तरीका कार है इसे इम्बाइब कहते हैं, ठीक है। इम्बाइब का मतलब होता है पानी को जज़ब करना और पानी के अंदर हल भी ना होना, ठीक है। तो जो सीड है ना हमारे पास वो इम्बाइब हो जाता है, वो साइज़ में फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो बड़ा होता है ना हमारे पास, ठीक है, तो उसका जो सीड कोट है हमारे पास, जिस तरह ये सीड है ये साइज़ में अब इतना बड़ा हो गया है, जब बड़ा होता है तो सीड कोट कहीं से रप्चर होता है, वहाँ से पानी ज़्यादा और एंटर होता है और वहाँ से नीचे की तरफ हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। फिर जो रेडिकल है हमारे पास ये ग्रो करता है इधर उधर, ठीक है, और जड़ें बनाता है। वो जड़ें क्या करती हैं? मजीद पानी को जज़ब करके लाती हैं, मजीद न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करके लाती हैं। जब जज़ब करके लाती हैं हमारे पास, तो इसके ऊपर ये सीड कोट फटता है और यहाँ से भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम, ठीक है, प्लूम्यूल कहते हैं। जो प्लूम्यूल है वो आगे जाके शूट, पहले उससे सीड लीव्स बनते हैं, कोटिलेडन्स बनते हैं, फिर वो आगे जाके हमारे पास क्या बना देता है? वो आगे जाके हमारे पास जो है वो से हमारे पास प्लूम्यूल शूट बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्मिनेशन है। सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, एक सीड एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है एक सीडलिंग में, ठीक है। इस जर्मिनेशन में क्या होता है? जो एम्ब्रियो है सोक सब का मतलब होता है जज़ब करना, ठीक है। वो वाटर को क्या करता है? जज़ब करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग, सीड कोट स्प्लिट होता है, टूटता है। रूट जो है पहला स्ट्रक्चर है जो कि इमर्ज होता है रेडिकल से, ठीक है, और सीड के अंदर जो मौजूद होता है वो तेज़ी से ग्रो करती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करती है। अगले फेज में प्लूम्यूल डेवलप होता है, टीनी शूट से जो कि इलोंगेट करता है, ठीक है, और बीज के बाहर आ जाता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपसे एक पेपर में एमसी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोरमेंसी क्या होता है, ठीक है। डोरमेंट हम कहते हैं एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो बीज है वो अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डोरमेंसी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने गंदम काश्त किए, एक मतलब गंदम के दाने जो है वो आपने स्टोर कर लिए, ठीक है। अब 2 साल बाद अब गंदम के दानों को ज़मीन के अंदर डालेंगे ना, उससे भी नया पौधा निकल आएगा। अब इसका मतलब वो गंदम के दानों के अंदर कोई जिंदा जानदार है जिसने आगे एक नया जानदार बना दिया है, ठीक है। अब वो जिंदा जानदार क्या है? वो एम्ब्रियो है जो उस गंदम के दाने के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर गंदम का दाना इस तरह से, अब इसके अंदर एक एम्ब्रियो है, ठीक है। और एम्ब्रियो के अलावा हमारे पास इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है वो हमारे पास इसकी एंडोस्पर्म टिश्यू है, यहाँ पर एंडोस्पर्म टिश्यू इसकी खुराक है, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो है ना जिंदा है और इससे खुराक ले रहा है, ऐसा खुराक इससे मुसलसल वो खुराक ले रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की, ठीक है। तो जब 2 साल तक पड़ा रहेगा तो जो एम्ब्रियो ये क्या करेगा? ग्रो नहीं करेगा, अपने आप की ग्रोथ को रोक लेगा। हम कहते हैं कंडीशन के अंदर चला गया जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी। क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस डोरमेंसी की कंडीशन के अंदर चला गया। अब जब दोबारा इसको ज़मीन के अंदर बोया जाएगा, जब इसको मुनासिब कंडीशन दी जाएंगे, इसको सूरज की रोशनी मिलेगी, पानी मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो दोबारा से ग्रो करना शुरू करेगा। समझ आ रही? तो वो डोरमेंसी पीरियड को ब्रेक कर देगा और दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। मोस्ट सीड्स गो थ्रू अ पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो ग्रोथ, ठीक है। दिस पीरियड को डोरमेंसी कहते हैं। द सीड, ठीक है, डोरमेंट सीड्स जो होते हैं वो राइप सीड्स होते हैं, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करती, वो उगते नहीं है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में जो सीड्स जो हैं अपनी डोरमेंसी को तोड़ देकर जर्मिनेट दोबारा से उगना शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि डिफरेंशिएट करें एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन में। हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपीजियल जर्मिनेशन में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट्स, बहुत आसान है हमारे पास। एपीजियल जर्मिनेशन में आपने याद रखना है एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ठीक है। एपीजियल जर्मिनेशन जो है ना, आप सिंपल इतना याद रखें, एपीजियल है तो इसका बिल्कुल उल्टा। एपीजियल मतलब इसमें एपिकोटाइल नहीं, इसमें हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। और हाइपोजियल है, इसमें हाइपोजियल जो है, हाइपोजियल में, ठीक है, हाइपोकोटाइल नहीं होगा बल्कि एपिकोटाइल होगा। एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक बीज है, ठीक है। ये इससे हमारे पास ये रेडिकल निकले, रेडिकल से हमारे पास ये स्ट्रक्चर निकले, ठीक है, जिसे हम कोटिलेडन्स कहते हैं, ठीक है। कोटिलेडन्स है,
ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स हमारे पास होता क्या है, ठीक है, ये आपके पास कोटिलेडन है, जो अब कोटिलेडन के नीचे का जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं हाइपोकोटाइल, क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल, और इससे ऊपर का जो स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं एपिकोटाइल। इसमें क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है, लंबा होता है और कोटिलेडन को जमीन से बाहर ले आता है। समझ आ रही है, एक ऐसी जर्मिनेशन जिसके अंदर हाइपोकोटाइल नीचे से ये तने का ये हिस्सा जो है ग्रो करे, जब यहाँ से ग्रो करेगा तो ये कोटिलेडन को जमीन से बाहर ले आएगा, इसको हम कहते हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसी कंडीशन में कोटिलेडन जमीन से बाहर आ जाते हैं, सब कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, देखें यहाँ सीड है हमारे पास, ये कोई से कोटिलेडन डेवलप हुआ, कोटिलेडन से ऊपर, अब कोटिलेडन से ऊपर वाला जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एपिकोटाइल है, ठीक है, और कोटिलेडन से नीचे वाला जो एरिया है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर, हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा। जब एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, यहाँ से देखें जब पौधा ग्रो करना शुरू करेगा ना, यहाँ से, तो नीचे वाला कोटिलेडन तो जमीन के अंदर रहेगा, ऊपर से पौधा जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ से देखें आप, ठीक है, तो यहाँ से पौधा जो है वो जमीन के बाहर आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसके कोटिलेडन जमीन के अंदर रहते हैं। इस किस्म की जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। समझ आ रही है, जर्मिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है एपिजियल जर्मिनेशन, एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हमारे पास क्या होता है, एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है। जब हाइपोकोटाइल है ना, देखिए यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज एक सीड है हमारे पास, सीड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से कोटिलेडन है और इससे हमारे पास ऊपर एपिकोटाइल है। जब ये वाला रीजन ग्रो करेगा तो कोटिलेडन जो है वो तो इसके साथ जमीन के ऊपर आ जाएंगे ना, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस किस्म की जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन वो जर्मिनेशन होती है जिसमें जो कोटिलेडन है वो एपी ऊपर होते हैं, ठीक है। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, एपिकोटाइल इलोंगेट करता है। जब एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा तो कोटिलेडन जमीन के नीचे रहेंगे, ठीक है। इसके आपने एग्जांपल ध्यान रखनी है, ठीक है, बीन्स, कॉटन और पपाया, पीसीबी से आप याद रख सकते हैं, पीसीबी, ठीक है, बीन्स, कॉटन और पपाया, ठीक है, समझ आ रही, ठीक है। और आप इसको इस तरह, इसको पीएमसी से याद रख लें, पीएमसी, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के इदारा होता है, ठीक है, फिर आप उससे याद रख लें, ठीक है, इससे पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, बीन्स, कॉटन और पपाया, बीन्स, कॉटन और पपाया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, पी, मेज और कोकोनट, ठीक है। इसके एग्जांपल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, अभी जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस हैं इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल कंडीशंस भी हो सकती हैं। इंटरनल कंडीशंस में हमारे पास क्या है, एक लाइव एम्ब्रियो, जिंदा एम्ब्रियो हो और सफिशिएंट फूड स्टोरेज हो, उसके पास काफ़ी खुराक हो, जो उसके पास जमा शुदा खुराक है, ठीक है, वो काफ़ी होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये इंटरनल कंडीशंस है हमारे पास। अगर ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है वो कंडीशंस क्या हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, तो आपने इंटरनल कंडीशंस के पहले हेडिंग देनी है। इंटरनल कंडीशंस में आपने लिखना है कि लाइव एम्ब्रियो हो और उसके पास जो है वो खुराक मौजूद हो, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन में हमारे पास क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है, फेवरेबल टेम्परेचर है, ठीक है, एक्सटर्नल कंडीशंस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अगर हम वाटर को देखें, जो सीड्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स हैं उनके पास पानी जो है वो कम होता है, ठीक है, एंड जर्मिनेशन जो है वो नहीं हो पाती अंटिल सीड कोड और अदर टिश्यूज जो है इम्बाइब ना कर लें वाटर को, ठीक है। तो पानी आपको पता है कि कितना ज़रूरी है, तो पीस जो है वो पानी को जज़ब नहीं करेगा, वो इम्बाइब नहीं करेगा, इम्बाइब नहीं करेगा उससे रेडिकल नहीं निकलेगी, रेडिकल नहीं निकलेगी तो रूट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वाटर जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, ठीक है, आप इसको यहीं तक कर सकते हैं, ठीक है, नीचे चाहे ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप इसके वाटर की सिग्निफिकेंस यहीं तक लिख सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है, रेस्पायरेशन का मतलब आपको पता है एनर्जी के लिए, मतलब एक बीच को जो एनर्जी चाहिए ना, C6H12O6 जो है, जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है, और साथ हमारे पास ATP बनेगी, एनर्जी बनेगी। तो जो एनर्जी है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में आते हैं। उसके बाद टेम्परेचर, ये आपसे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर MCQ है कि आपसे पूछेगा कि बताएं इसका टेम्परेचर, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो आपने बताना है कि 25 to 35 डिग्री, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो पौधे के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंडीशंस में हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा मुकम्मल होता है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन है। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। आपने गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताता चलूँ, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो गैमेट्स हैं, ठीक है, गैमेट्स का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। हमारे पास एक फीमेल गैमेट्स हैं और एक मेल गैमेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन रखना है, हमारे पास जो गैमेट्स हैं, ठीक है, इनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि जेंडर को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। मेल गैमेट्स को हम एग का नाम भी देते हैं, ठीक है, जो फीमेल गैमेट्स को हम एग का नाम भी देते हैं, जो मेल गैमेट्स यानी हम स्पर्म्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट्स दो तरह के हैं, एग और स्पर्म। तो हमारे पास जो एग है इसका बनना कहलाता है ओजेनेसिस और स्पर्म का बनना कहलाता है
जेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन जो गैमेट्स उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। मियोसिस के जरिए गैमेट्स बनते हैं, डिप्लॉयड है। ये क्या करता है हमारे पास इस तरह से ना 4 गैमेट्स के 4 सेल्स बना लेता है, ठीक है। 4 सेल्स के अंदर तकसीम होता है मियोसिस के नतीजा में, और जो चारों सेल्स होते हैं हमारे पास हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो डिप्लॉयड गैमेट है वो मियोसिस के नतीजे में हैप्लॉयड गैमेट्स बनाता है, ठीक है। अब जो मेल और फीमेल गैमेट्स है, स्पर्म्स और एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं खास किस्म के ऑर्गन्स के अंदर, जिनको हम गुनेड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, गुनेड्स हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में देखा था। जो हमारे पास ये जो अब एग है हमारे पास, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है जो गैमेट्स हैं हमारे पास जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं गुनेड्स। अब चूँकि गैमेट्स 2 तरह के हैं तो गुनेड्स भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मेल गुनेड्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं फीमेल गुनेड्स। जो मेल गुनेड्स होते हैं हमारे पास उनको हम टेस्टिस कहते हैं, ठीक है, और जो फीमेल गुनेड्स होते हैं हमारे पास इनको हम ओवरीज कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, जो कि स्पर्म्स हैं हमारे पास, ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं। जो फीमेल गैमेट्स एग हमारे पास ये किसके अंदर बनते हैं, ओवरीज के अंदर बनते हैं, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इनको हम गुनेड्स कहते हैं। मेल गुनेड्स को हम क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। आपसे अपने डेफिनेशन याद रखेंगे। जबकि फीमेल गुनेड्स को हम ओवरीज कहते हैं। जो प्रोडक्शन है स्पर्म्स का इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि प्रोडक्शन ऑफ एग इसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। अब यहाँ से आपने टेस्टिस की, ओवरीज की, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आपसे पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में फ़र्क करें, ठीक है। स्टूडेंट्स जब आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में आपसे फ़र्क पूछा जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपने ये सेल्स, ये डायग्राम्स नहीं बनानी, ठीक है। इस तरह से ये आप चाहे ना बनाएं, बस आपने इतना ही लिख देना ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम मेरे साथ पढ़ें क्या है ये, स्पर्मेटोगोनियम ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस के जरिए क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी डिप्लॉयड होते हैं क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं। अब मियोसिस आपको पता है इसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ होती है, ठीक है। जो मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बनते हैं, हम जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं मियोसिस 1 के नतीजे में हमारे पास कुछ सेल्स बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं हमारे पास ये मियोसिस 2 से गुजरते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो आगे स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास ओजेनेसिस क्या होता है, हमारे पास ओगनियम एक सेल होता है, डिप्लॉयड होता है, वो माइटोसिस के जरिए क्या बनाता है, प्राइमरियोसाइट, माइटोसिस के जरिए। प्राइमरियोसाइट जो है मियोसिस 1 के जरिए 2 सेल्स बनाता है, एक होता है सेकेंडरियोसाइट जो हैप्लॉयड होता है, और ये एक होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद ये भी 2 सेल बनाता है आगे, ठीक है, और ये सेकेंडरियोसाइट है, ये भी आगे हमारे पास 2 सेल्स बनाता है। एक को हम एग कहते हैं और एक को हम कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी, एग फिर बाद में बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसके स्टूडेंट्स ये आपने इसकी जो साइड वाली चीज़ें, आप चाहे इस फिगर को ना बनाएं लेकिन आपने ये चीज़ें लाजमी ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको आपने लाजमी लिखना है। जो आपसे डिफरेंस पूछेगा आपने कुछ नहीं लिखना, आपने दरमियान में लाइन लगानी है, ठीक है। आपने ऊपर लिख देना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओजेनेसिस। दरमियान में आपने यहाँ पे लिख देना स्पर्मेटोगोनियम, जहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है उसने, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम जो है वो इस तरह माइटोसिस के जरिए क्या बनाएंगे, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है मियोसिस 1 के क्या जरिए क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के बाद क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स जो हैं वो आगे से स्पर्म्स बना देंगे। इस तरह आपने यहाँ पर भी इसी तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। तो आपको अच्छे नंबर इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये पैराग्राफ जो है आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी यही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बस आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। हमारे पास जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। हमारे पास जो टेस्टिस हैं उनके अंदर हमारे पास इस तरह से ना ट्यूब्यूलर काफ़ी सारी ट्यूब्स होती हैं जो पैक्ड हुई होती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किसका नाम देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसका नाम आपने ध्यान रखना, नहीं पढ़ा जा रहा तो मेरे साथ पढ़ें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ सेल्स बनते हैं जो हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसको वैसे रीड कर सकते हैं एक मरतबा। इस तरह ओजेनेसिस भी हमारे पास जो है, ठीक है। अब जिस तरह टेस्टिस के अंदर हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इस तरह हमारे पास ओवरीज के अंदर इस किस्म के खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं फॉलिकल्स का। किसका नाम देते हैं, फॉलिकल्स। अभी जो हमारे पास एक फॉलिकल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास प्राइमरियोसाइट बनता है। क्या बनता है, प्राइमरियोसाइट। जो प्राइमरियोसाइट है ना आगे, ठीक है, ये आगे हमारे पास सेकेंडरियोसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। फिर आगे सेकेंडरियोसाइट जो है वो सेकंड पोलर बॉडी और एग सेल बनाती है, ठीक है। तो आप यही आप अगर इसको सिर्फ आप याद रख लेंगे, ठीक है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपकी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो हम आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं, ठीक है, कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। स्पर्म और एग का जो मिलना है इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इज इट क्लियर। स्पर्म और एग के मिलने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 तरह से होती है, होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और स्टूडेंट्स एक हमारे पास होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, एक्सटर्नल से मतलब है बाहर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म और एग का मिलना है वो हमारे पास बॉडी के बाहर होता है,
ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने सारा नहीं याद रखना, सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। एग्स एंड आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग्स आर फर्टिलाइज्ड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, या आप दरमियान में आपको डिफरेंस आता होता है, तो आप दरमियान में पहले डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एग्स हैं बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं, और यहाँ पे आपने लिखना है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग्स हैं हमारे पास वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखें जिस तरह हमारे पास ये हमारे पास एक मेल फिश है, फीमेल फिश है, अब ये अपने स्पर्म्स को अपने एग्स को पानी के अंदर रिलीज करनी है और ये बॉडी से बाहर फर्टिलाइज हो रही है। ठीक है, सेकंड आपने फर्क लिखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आमतौर पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट, क्योंकि आपने बताना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, खुश्की में रहने वाले माहौल के अंदर होती है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर तीसरा फर्क आप क्या लिखेंगे? एक तो आपको ये हो गया, ठीक है, डेफिनेशन, दूसरा हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होती है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास, ठीक है, टेरेस्ट्रियल या खुश्क ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास, ठीक है, एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आपने लाजमी तौर पर लिखना, तीसरा फर्क आप लिख लेंगे, हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एनिमल्स को गैमेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में रिलीज करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ पे आपने लिखना है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, एनिमल्स डू नॉट हैव टू रिलीज ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट्स। समझ आ रही है? एनिमल्स डू नॉट हैव टू रिलीज ग्रेटर नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये आपका तीसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क आपने लिखना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ठीक है, सच एज प्रेडेटर्स। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख दें, देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ठीक है, इतना आप इस चौथे फर्क के अंदर लिख दें, जबकि आप यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ये आपका चौथा फर्क हो गया। आखिरी फर्क में आप लिख दें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये बहुत सारी इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास किसके अंदर होती है? ठीक है, ये हमारे पास होती है बाकी 3 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है? जिसमें हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होती है हमारे, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, ये रेप्टाइल्स हैं, ये बर्ड्स हैं और ये मैमल्स हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो जितने भी जानदार हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं इसके आगे से 5 ग्रुप्स हैं। एक को हम कहते हैं फिशेस, ठीक है, एक को हम कहते हैं एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, अब जो हमारे पास तीसरा है वो हमारे पास है रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स कहते हैं इसे। उसके बाद रेप्टाइल्स के बाद हमारे पास चौथा है बर्ड्स, और जो 5वां है हमारे पास वो हमारे पास है मैमल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं। इसमें जो पहले 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी तीनों के अंदर इंटरनल। अब ये 2 ग्रुप्स और इनवर्टिब्रेट्स, इन दोनों के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और तीनों के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, इसको मैं वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया, आप दोबारा इसको रिपीट करके देख सकते हैं, और आपने अपने पेज के ऊपर इस तरह से ना शॉर्ट क्वेश्चन जो है तो पेज के ऊपर आपने ड्रॉ कर लेना, ताकि आप जब भी इस क्वेश्चन को याद करने लगें तो आपको आसानी हो और आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, आप इसको वहाँ से देखकर याद कर लें, आपको इस सारा पैराग्राफ जो है उसको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। अगर आप इस तरह पेज के ऊपर नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन रैबिट की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रैबिट में फ़र्क करें आप। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पर ठीक है यहीं पर देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास होता क्या है, हमारे पास जो है मेल, आपको पता है कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास मेल गुनेड्स होते हैं। ठीक है, अभी जो मेल गुनेड्स हैं, हम मेल गुनेड्स को हम जो है वो टेस्टिस का नाम देते हैं। ठीक है, अभी जो टेस्टिस हैं हमारे पास, इनके अंदर हमारे पास खास किस्म की ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। अभी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, इनके अंदर हमारे पास क्या होता है? इनके अंदर हमारे पास होती है स्पर्म्स की प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन होती है? स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास इस तरह से ना हमारे पास एक सैक होती है। ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर हैंग करती है। इस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और स्क्रोटम के अंदर हमारे पास जो है, ठीक है, वो इस तरह से हमारे पास टेस्टिस मौजूद होते हैं। टेस्टिस का एक पेयर जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों ने एक ध्यान में रखना है कि एमसीक्यू आता है कि वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर क्यों लोकेट होते हैं? क्योंकि एक्स जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन है इसके लिए जो टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, वो 34 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी के बाहर इस वजह से होते हैं ताकि इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। टेस्टिस के अंदर हमारे पास जो है इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसके अंदर हमारे पास वही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जो हमने इससे पहले देखा था। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है हमारे पास, यहाँ पे जब हमारे पास जो है आप ये समझ लें कि हमारे पास जब स्पर्म्स बन जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो फिर क्या होता है हमारे पास? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह से ना कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, जहाँ पे जो है वो स्पर्म्स आकर स्टोर हो जाते हैं। उस कलेक्टिंग डक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर ना एक हाईली कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह से ना एक बलदार सा स्ट्रक्चर होता है।
इसको हम नाम देते हैं एपिडिडिमस। ये हमारे पास क्या है, इसको नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बाद हमारे पास हमारे पास ना कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है तहें, ठीक है, एक कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नाम देते हैं एपिडिडिमस। किसका नाम देते हैं, एपिडिडिमस। एपिडिडिमस के बाद हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर निकलता है हमारे पास आगे, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरह से आगे एक निकलता है, इसे हम कहते हैं ठीक है स्पर्म डक्ट। क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये स्पर्म्स को लेकर जाता है, ठीक है। स्पर्म डक्ट का एक और नाम भी है जिसे हम लोग वास डेफरेंस का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं, वास डेफरेंस का। अब इस वास डेफरेंस के स्टूडेंट्स हमारे पास इस वास डेफरेंस के हमारे पास एक तरफ जो है वो इस तरह से एक थैली मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। किसका नाम देते हैं, सेमिनल वेजिकल का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेमिनल वेजिकल, ठीक है। अभी जो सेमिनल वेजिकल है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करती है हमारे पास, ये स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिशन को रिलीज करती है, खुराक को रिलीज करती है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आप, ये जो स्पर्म डक्ट है इस तरह से आ रही है और दूसरी स्पर्म डक्ट जो है वो इसी दूसरी साइड से आती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्पर्म डक्ट एक है और ये दूसरी स्पर्म डक्ट आती है, और दूसरी तरफ आती है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के दोनों नीचे आके मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक और ग्लैंड मौजूद होता है जिससे हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। किसका नाम देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का। वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से वो स्पर्म डक्ट आती है इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास पीछे जो है वो यूरिनरी ब्लैडर मौजूद है। यहाँ पे वो स्पर्म डक्ट जो है वो इसके साथ आके मिल जाती है और यहाँ से दूसरे टेस्टिस से स्पर्म डक्ट आती है, ठीक है। यहाँ से उसके साथ जब मिलती है तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम जो है वो यूरेथ्रा का नाम देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया यूरेथ्रा, ठीक है। ये स्पर्म डक्ट आई और ये हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब स्टूडेंट्स यूरिनरी ब्लैडर जो है इसके साइड पर हमारे पास इस तरह से, इसके साइड पर हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है। इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। किसका नाम देते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। स्टूडेंट्स आपने कोई चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारे पास सेमिनल वेजिकल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये दोनों तरफ मौजूद होती है, यहाँ पर भी सेमिनल वेजिकल मौजूद होती है और यहाँ पर भी सेमिनल वेजिकल मौजूद होती है, दूसरे टेस्टिस से आ रही होती है, ठीक है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये पेयर्स की शक्ल में नहीं होता है, हमारे पास तादाद के अंदर एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से आगे आते हैं हमारे पास यहाँ पर भी एक जो है काउपर्स ग्लैंड मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। और इस साइड पर भी हमारे पास एक काउपर्स ग्लैंड मौजूद होता है। अभी जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या करता है हमारे पास, ठीक है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड को देख लेते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारे पास ये हमारे पास एसिडिटी को कम करता है, जो हमारे पास स्पर्म्स हैं उनकी एसिडिटी को क्या करता है, ये कम करता है। जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या करता है, ये हमारे पास ये लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन का मतलब है फ्रिक्शन को कम करता है, जो यूरेथ्रा है उसकी फ्रिक्शन को कम करता है ताकि उसके अंदर जब स्पर्म्स जो है वो पास करें तो वो डैमेज ना हो, स्पर्म्स को जो है वो किसी किस्म का डैमेज ना हो, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। इसके फंक्शन हैं स्टूडेंट्स। अब होपफुली जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बड़े आराम से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास रैबिट का, वो पेयर ऑफ टेस्टिस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ कुछ एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम कहते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऐसे ऑर्गन्स जो कि बॉडी से बाहर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं, ठीक है। जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम इंटरनल जेनेटिलिया कहते हैं। और वो ग्लैंड्स जो कि सेक्रेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। हमने देखा 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, होता है सेमिनल वेजिकल, एक हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक हमारे पास है काउपर्स ग्लैंड। सेमिनल वेजिकल का काम क्या है, इसका काम यह है कि इसने स्पर्म्स की न्यूट्रिशन के लिए सेक्रेशन को रिलीज करना है। काउपर्स ग्लैंड का काम यह है कि इसने लुब्रिकेट करना है, ठीक है, जो हमारे पास यूरेथ्रा को लुब्रिकेशन करता है। और हमारे पास जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसने जो है उस स्पर्म्स की एसिडिटी को कम करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के बाहर एक बैग ऑफ स्किन में लोकेट होते हैं जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर हैंग होती है। अब हर टेस्टिस जो है हमारे पास, ठीक है, वो किस पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है कि मैस, ठीक है, मतलब इस तरह से एक क्लस्टर होता है, ठीक है, क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स का, ठीक है, क्वाइल्ड है, इस तरह से लिपटी हुई ट्यूब्स होती हैं उनका क्लस्टर होता है जिसे हम किसका नाम देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। इनके अंदर हमारे पास जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्पर्म्स जो है मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठे होते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया जब स्पर्म्स यहाँ पे बन जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जब वो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आते हैं फिर क्या होता है, फिर वो आगे एपिडिडिमस के पास जाते हैं। एपिडिडिमस से स्पर्म्स जो आगे वास डेफरेंस के पास जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया एपिडिडिमस से आगे स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस के पास जाते हैं, ठीक है। अब जो वास डेफरेंस है ना जो, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर्म ज्वाइन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पर इस एक टेस्टिस से हमारे पास जो स्पर्म डक्ट आती है और दूसरे टेस्टिस जो स्पर्म डक्ट आती है, दोनों यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे यूरेथ्रा को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आगे सीमन की डेफिनेशन देखिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। सीमन क्या होता है, ठीक है, सीमन हम कहते हैं वो मटेरियल जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक वाइटिश मटेरियल होता है, इसके अंदर हमारे पास 10% स्पर्म्स होते हैं और 90% जो है वो क्या होता है, फ्लूइड होता है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे जैसे स्पर्म्स जो है वो डक्ट से नीचे जाते हैं टेस्टिस से यूरेथ्रा में, ठीक है, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो कई सारी सेक्रेशंस को ऐड करते जाते हैं, ठीक है। स्पर्म की डेफिनेशन है आगे स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, किस ग्लैंड का क्या काम है,
ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको फिर बता दिया सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करती है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारे पास, ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ फ्लूइड को। जो कॉपर्स ग्लैंड है हमारे पास, ये सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि लुब्रिकेट करता है डक्ट्स को, उसके अंदर को फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा, बहुत आसान है, आप लोगों ने इसके साथ ये डायग्राम में ड्रॉ करनी है। ठीक है, बहुत आसान है डायग्राम, अगर आप लोग जो है सिर्फ इसी को ड्रॉ करना चाहें, बस यहाँ पे आप जो इस स्ट्रक्चर है ना, जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे आगे ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ पे आगे एक ट्यूब ड्रॉ कर दीजिएगा, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये करनी है, आपको आसान लगती है तो आप ये कर लें, अगर ये आसान नहीं लगती तो सिंपल आप एक स्क्रोटम ड्रॉ करें, कलेक्टिंग डेट एपिडिडमस वैस डेफरन, और वैस डेफरन को यहाँ पे आगे इस तरह से एक ट्यूब इस तरह से लाएं और यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर को बस आपने इसके आगे ड्रॉ कर देना है, ये भी आपके डायग्राम जो है ठीक होगी, बस आपकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। हमारे पास रैबिट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारे पास रैबिट का, वो हमारे पास ओवरीज पर मुश्तमिल होता है और उसके साथ भी एसोसिएटेड डक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारे पास ओवरीज हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रैबिट का है हमारे पास, ठीक है, फीमेल गुनेट्स पर मुश्तमिल होता है। फीमेल गुनेट्स को हम क्या कहते हैं, फीमेल गुनेट्स को हम नाम देते हैं ओवरीज का। ठीक है, अभी जो ओवरीज हैं हमारे पास, ये क्या करती हैं, एग को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज हैं हमारे पास, एग को प्रोड्यूस करती हैं। एग को प्रोड्यूस करने के बाद ये डाल देते हैं ट्यूब के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं फिलोपियन ट्यूब का। अभी जो फिलोपियन ट्यूब के एंड हैं ओवरी के करीब पड़े होते हैं, अब यहाँ से फर्स्ट करिए एग बन गया, अब ये जो एग है ये फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं ये इस तरह से कन्वोल्यूटेड होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर दोनों हमारे पास यूट्रस के अंदर आकर खुल जाती हैं, ओपन होती हैं। ठीक है, मतलब यूट्रस ऐसे लगता है जैसे इसकी दो ब्रांचेस निकल रही हैं, किस साइड पर जा रही है किस साइड पर। अगर हम इसको बाहर से देखते हैं हमें ऐसा लगता है इस तरह सिंगों की तरह, हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको यूट्रस हॉर्न्स कहते हैं, क्योंकि हॉर्न्स जो है वो यूट्रस से निकल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट है सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स आपने ध्यान रखना है, सर्विक्स वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास डेपोजिशन होती है मेल स्पर्म्स की। ठीक है, इसको हम देखेंगे वहाँ पर, जहाँ पर वो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पर्म्स की डेपोजिशन होती है। ये यूट्रस वॉल है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं वेजाइना। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। और ये हमारे पास ओपनिंग है यूरेथ्रा की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ओवरीज और एसोसिएटेड डक्ट्स पर मुश्तमिल होती है। ओवरीज जो है वो छोटे छोटे से ओवल ऑर्गन्स हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी पेट के अंदर मौजूद होते हैं, जस्ट वेंट्रल टू किडनी। स्टूडेंट्स, वेंट्रल टू किडनी से क्या मुराद है, हमारे पास बायोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। एक को हम कहते हैं डोर्सल, एक को हम कहते हैं वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब होता है बॉडी के फ्रंट साइड, आगे वाला। हमारे पास डोर्सल का मतलब होता है बॉडी की बैक साइड, पीछे। ठीक है, किडनीज के वेंट्रल मतलब किडनीज के आगे। अगर वो कहता है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास किडनीज हैं वो ओवरीज की डोर्सल साइड पर होती है, तो ओवरीज के पीछे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल रैबिट्स हैं हमारे पास, इनके पास एक पेयर होता है ओवरीज का। ठीक है, जो आउटर रीजन है ना ओवरी का, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो ओवरीज है ना हमारे पास, इसमें क्लस्टर होता है खास किस्म के सेल्स का। जो हमारे पास सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। और इन फॉलिकल्स के अंदर असल में एग की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, और जो बाहर वाले सेल्स हैं एग को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद इसको फिलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ये हमारे पास क्या होता है, फॉलिकल्स जो है वो सराउंड एंड नरिश। नरिश का मतलब होता है ग्रो करवाना। ठीक है, उसको खुराक वगैरह देना। ठीक है, हर एग को ग्रो करवाते हैं। अब ओवरी से क्या होता है, आगे एग सेल्स जो है वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं। अब जो ओपनिंग है फ्लोपियन ट्यूब की ओवरी के करीब होती है। ठीक है, हमारे पास फर्टिलाइजेशन है हमारे पास वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है, और वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको यूट्रियस तक लाया जाता है। अब जो यूट्रियस है ना रैबिट का, ठीक है, वो कहता है कि वो डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स और हॉर्न्स, जिसे हम यूट्रियस हॉर्न्स कहते हैं। जो यूट्रियस है हमारे पास वो ज्वाइन होकर क्या बनाती है, वेजाइना या बर्थ कैनाल बनाती है। ठीक है, सर्विक्स आपके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सर्विक्स की डेफिनेशन बताएं। सर्विक्स वो पोर्शन है जो कि यूट्रियस को बर्थ कैनाल से अलग करता है। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म्स और मेल डिपॉजिट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पे हम ये चीज़ें हैं, रैबिट्स हैं वो ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लिखना, नीचे वाला नहीं लिखना। ठीक है, रैबिट्स हैं वो कहते हैं वो सारा साल ब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेल रैबिट्स होते हैं वो आमतौर पर स्टेरॉयल, स्टेरॉयल का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब उनमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होती है समर मंथ्स के अंदर। ठीक है, मेल रैबिट जो है वो डिपॉजिट करते हैं स्पर्म्स के अंदर वेजाइना बर्थ कैनाल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वेजाइना लिखना है या सर्विक्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेल रैबिट जो है वो डिपॉजिट करता है स्पर्म्स को वेजाइना के अंदर, ऊपर लिखा हुआ मेल रैबिट डिपॉजिट करता है स्पर्म्स को सर्विक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सर्विक्स को ही टिक करना है। ठीक है, अगर विलफर्ड सर्विक्स आपको अवेलेबल ना हो तो फिर आप वेजाइना को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सर्विक्स है वो वेजाइना का एक असल पार्ट है, असल स्पर्म्स की डेपोजिशन सर्विक्स के अंदर होती है। ठीक है, अगर एमसीक्यू में सर्विक्स नहीं है तो फिर आप वेजाइना की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पर सर्विक्स और वेजाइना और बोथ ऑफ दीज का आंसर है तो आप बोथ ऑफ दीज की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ठीक है, आमतौर पर ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक मौजूद होगा। ठीक है, जो एक मौजूद होगा तो आपने उसी को टिक करना है। अगर दोनों होंगे तो साथ बोथ ऑफ दीज है तो दोनों को टिक करना है। अगर हमारे पास जो है वो अब क्या बोर्ड वैसे इस तरह के कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज देता नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो वेजाइना आमतौर पर ना हुआ, सिर्फ सर्विक्स हुआ तो आप सर्विक्स को टिक कर देंगे। ठीक है,
हमारे पास नेक्स्ट देखें, स्विम्स जो हैं वो सर्विक्स से फ्लो करते हैं। स्विम्स जो हैं स्विम थ्रू स्पर्म्स स्विम थ्रू सर्विक्स एंड यूट्रस टू फ्लोपियन ट्यूब्स वेयर दे फर्टिलाइज द एग सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास कहाँ पर हो रही है, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है जो स्पर्म्स हैं जब वो आते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से वो फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, आपसे एमसी को पूछा जा सकता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्या है, इस टाइम तक जो जाइगोट है वो डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, हमारे पास द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस वॉल। ठीक है, अब जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस वॉल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का मतलब होता है किसी चीज़ को बो देना, मतलब यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके बो दिया गया, वो नए जानदार में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन, ये प्लेसेंटा की डेफिनेशन पूछता है आपसे पेपर में, प्लेसेंटा क्या होता है, कनेक्शन कार्ड प्लेसेंटा इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल। ठीक है, एम्ब्रियो और यूट्रस वॉल के दरमियान एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप इसके साथ इसका क्या लिखेंगे, इसका फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन आप लिख लें, मैं बोलता जाता हूँ, इट सर्व एज a link to exchange of materials between the embryo and the mother's body. लिख लें, it serves as a link, it serves SERV serves as a link to exchange materials between the embryo and the mother's body. ठीक है, मैं यहाँ, ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो को रिपीट करके दोबारा सुन लें। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हमें भी बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपको भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैबिट का जो है वो कितने दिनों में डेवलप करते हैं, वो 30 से 32 दिन में। ठीक है, तो आपने इसको ज़हन में रखना। स्टूडेंट्स ये पॉपुलेशन इसमें आज इट इज़ जो है वो कोई बात जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जस्ट उन्होंने आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है, बस आप इसको ज़हन में रखें कि UNFPA का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ठीक है, 1969 में जो है ये हमारे पास कहने इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, और जो UNFP है ये 140 ममालिक में काम करते हैं, 140 ममालिक से ज़्यादा में काम करते हैं। आपने सिर्फ MCQs के तौर पर जहन में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है एड्स। एड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एड्स को मैं आप सुन लें। ठीक है, एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पर लिखा होगा शायद कहीं पर, ये रहा, एड स्टैंड फॉर। ठीक है, एड स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी, सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को। ठीक है, हम इसको देखते हैं हमारे पास एड्स के अंदर होता क्या, फिर आपको इसकी समझ आ रही है। स्टूडेंट्स, एड्स जो है ना हमारे पास एक वायरस की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं HIV वायरस। क्या कहते हैं, HIV का क्या मतलब होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस की वजह से होता है। अब ये वायरस क्या करता है, आज जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम T लिम्फोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, T लिम्फोसाइट्स। ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारे जरासीम के खिलाफ हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है इन T लिम्फोसाइट्स को खत्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब T लिम्फोसाइट्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं हमारे पास, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ जिससे प्रोटेक्शन देनी है वो खत्म होना शुरू हो गई है। जब वो खत्म होना शुरू हो गई है तो हमारी बॉडी में जब बाहर से जरासीम आएंगे तो हमारी बॉडी में लड़ने वाला कोई नहीं, उन जरासीम को मारने वाला कोई नहीं। जब उन जरासीम को मारने वाला कोई नहीं है तो हमारे जिस्म में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए एड्स जो है वो कोई इस तरह से एज इट इज़ कोई बीमारी जो है वो एड्स की वजह से डेथ नहीं होती। ठीक है, किसी पर्सन को एड्स हो गई, उसकी डेथ हो गई एड्स की वजह से, एड्स की वजह से डेथ नहीं होती, बल्कि एड्स के नतीजा में जो होने वाली बीमारियां हैं उनकी वजह से डेथ होती है। ठीक है, एड्स क्या करता है, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को कम कर देता है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी डेथ हो सकती है एड्स की वजह से। बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी, अभी तक इसकी वैक्सीन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और इसका कोई ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट भी नहीं है इसका। ठीक है, तो एड्स एक्वायर्ड का मतलब है हासिल की गई। ठीक है, इसमें आप, ठीक है, आपके वाइट ब्लड सेल्स खुद मरते हैं। ठीक है, अब हासिल करते हैं इम्यूनिटी की कमी की वजह से ग्रुप ऑफ डिजीजेस को। समझ आ रही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड का मतलब हासिल करना, इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यूनिटी की कमी, सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस को। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एड्स की ये लिखनी है आपने, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, ये सेक्सुअल एक्ट के जरिए ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा और भी बड़े तरीके जिनसे स्प्रेड होती है। ये आपने इसका कॉज लिखना है, इसका कॉज है इट इज़ कॉज बाय HIV वायरस। ठीक है, अभी आपने इसके लिख देंगे कि HIV इफेक्ट्स क्या होते हैं HIV वायरस के। ठीक है, इफेक्ट्स आप लिख देंगे, उनके असरात क्या होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, जो वायरस है वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स कौन से, T लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है मुजाहमत, इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे जिस्म के अंदर जो मुजाहमत थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, खतरनाक किस्म की बीमारी है। ठीक है, सेक्सुअल एक्ट के जरिए भी फैलती है और बॉडी फ्लूइड्स को ट्रांसफर करने से भी फैलती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे को एड्स थी, आपने उसका ब्लड ले लिया। ठीक है, या फिर सीमन, एक पार्टनर को एड्स थी। ठीक है, और सीमन के फ्लो की वजह से दूसरे पार्टनर को भी एड्स हो गई है। ठीक है, इसकी ये ब्लड के ट्रांसफर की वजह से भी फैलती है, बॉडी फ्लूइड्स के। ठीक है, ब्लड और सीमन दोनों के। तो मेन कॉजेज हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे कि यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स,
ठीक है। इन्फेक्टेड नीडल से मुराद एक पेशेंट को एड्स थी, आपने उसको नीडल लगाई और उसी नीडल के साथ आपने किसी दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, इससे भी फैलती है। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, आपने ऐसा ब्लड जिसके अंदर एड्स के वायरस थी, आलूदा ब्लड था, आपने उसको ट्रांसफ्यूज किया, इसकी वजह से भी फैलती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एड्स, ठीक है, तकरीबन 70,000 से 80,000 जो परसेंट या 0.1% जो हैं अडल्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान वो एड्स का शिकार है। बहुत पुराना डाटा है, आपने इसी को एमसीक्यू के तौर पर जहन में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पर एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं है, बस आपने एमसीक्यू जहन में रखनी है। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान इन करंटली एस्टिमेटेड अबाउट, ठीक है, 5 लाख से 60, ठीक है, 5 लाख हैं, जिसमें से जो 60,000 हैं वो ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब नशे के आदी अफराद जो हैं वो 5 लाख हैं और जिनमें से 60,000 जो है वो इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स को लेते हैं, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। उसके बाद आपने ये एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है NACP, ठीक है, NACP से क्या मुराद है हमारे पास, ठीक है, NACP से मुराद है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन है, इसकी 2005 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। 54 NGOs हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं एड्स के ऊपर, ठीक है, आपने इस एमसीक्यू को जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यू, NGOs आर वेरी बिजी इन HIV एड्स प्रिवेंशन एक्टिविटी, इट इज बिलीव दैट दे आर रीचिंग लेस देन 5% ऑफ वल्नरेबल का मतलब है जो हसास लोग हैं वहाँ तक ये पहुँचती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जिनको सिर्फ आप लोग एमसीक्यू के हवाले से जहन में रखेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है जहाँ हमारा चैप्टर जो मुकम्मल हो गया है, आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, हमें मुश्किल लगता है, हालांकि इसके अंदर चीज़ें जो है बहुत आसान है। अभी आप लोगों का एक किस्म का होमवर्क है और ये आप लोगों का टेस्ट है, जब आप लोगों ने सारे चैप्टर को याद करने के बाद इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है कि कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हुए हैं, ठीक है। और अगर किसी एमसीक्यू में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जो है आपकी हर क्वेरी का आंसर किया जाएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।